ब्रिटेन और साथ ही कुछ अन्य देशों में भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो या तो उनके औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान दूसरे देशों से छीन ली गई थीं या लूट ली गई थीं, जिनमें कई भारतीय कलाकृतियां शामिल हैं। टीपू सुल्तान की अंगूठी, जो कथित तौर पर 1799 में ब्रिटिशों द्वारा उनके खिलाफ लड़ाई हारने के बाद उनके शव से छीन ली गई थी। सुल्तानगंज बुद्ध, हरिहर मूर्ति, महाराजा रणजीत सिंह का सिंहासन, शाहजहां की तीरंदाजी की अंगूठी, अमरावती के पत्थर, शाहजहां के शराब का प्याला, टीपू सुल्तान की अंगूठी, कोहिनूर, मयूर सिंहासन, बहुत सारी मूल्यवान धार्मिक और महंगी मूर्तियां। लंदन के विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय में उपमहाद्वीप के बाहर भारतीय कलाकृतियों का सबसे बड़ा यानी 40,000 से अधिक संग्रह है। प्राचीन युग के दौरान भारत पर कई राजवंशों ने शासन किया और उनमें से नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त राजवंश, पांड्य वंश, चेर वंश, चोल वंश, पल्लव वंश, अहोम राजवंश, चालुक्य वंश आदि ने सबसे लंबे समय तक शासन किया। तो मौर्य और गुप्त साम्राज्य ही क्यों? क्योंकि मौर्य सारत के संपूर्ण अस्तित्व में एक मील का पत्थर है। मौर्य साम्राज्य केवल अपने भौगोलिक विस्तार तक ही सीमित नहीं था, इसने भारतीय उपमहाद्वीप को एक मजबूत केंद्र नियंत्रित प्रशासन दिया। इस अवधि के दौरान व्यापार, वाणिज्य और कृषि भी फली फूली। इससे क्षेत्र में समग्र आर्थिक विकास हुआ। अशोक, जो मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है, भारत के इतिहास में सम्राटों का सम्राट कहलाया। वहीं दूसरी ओर गुप्त वंश को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। गुप्त साम्राज्य के चरम पर एक अवधि जो व्यापक आविष्कारों और खोजों द्वारा चिह्नित थी, जिन्होंने हिंदू संस्कृति में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, द्वंद्वात्मक साहित्य, तर्क, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और दर्शन जैसे विषयों में योगदान दिया। गुप्त साम्राज्य के नेतृत्व में बनी समृद्धि, जिसने लगभग 320 से 550 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर किया, इसने वैज्ञानिक और कलात्मक प्रयासों की व्यापक खोज को सक्षम बनाया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। उस समय के प्रमुख शासकों, जिनमें कन्नौज के राजा हर्षवर्धन, पाल शासक और कई विद्वान शामिल थे, नालंदा ने उन्हें संरक्षण दिया। 5वीं से 12वीं शताब्दी तक इस स्थान का ज्ञान चरमोत्कर्ष की स्थिति में था। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कारण बड़ी संख्या में छात्र यहाँ चीन, मंगोलिया, तिब्बत, कोरिया और अन्य एशियाई देश से अध्ययन करने आए थे। यहाँ शिक्षण का स्तर अत्यंत उच्च था। महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा था, लेकिन यहाँ शिक्षा के अन्य विषय भी प्रमुखता से उपलब्ध थे। अंततः 12वीं शताब्दी के अंत में आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने मठ को ध्वस्त कर दिया, भिक्षुओं को मार डाला और मूल्यवान पुस्तकालय को जला दिया। उसे ईर्ष्या होने लगी कि उसका हकीम असफल हो गया, जबकि एक हिंदुस्तानी वैद्य उसे ठीक करने में सफल हो गया। तब खिलजी ने सोचा कि क्यों न ज्ञान के इस पूरे स्रोत ही खत्म कर दिया जाए। ऐसा कहा जाता है कि विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में लगभग 90 लाख किताबें थीं, जो 3 महीने तक जलती रही। इसके बाद भी खिलजी का मन शांत नहीं हुआ। उसने नालंदा के हजारों धार्मिक नेताओं और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला। बाद में पूरे नालंदा को भी जलाने का आदेश दिया। कुछ इस तरह खिलजी ने हिंदुस्तानी वैद्य के उपकार का बदला चुकाया। उसने जो किया उसके लिए इतिहास ने उसे कभी माफ नहीं किया। एक कहानी है जो आमतौर पर ब्रिटेन में बताई जाती है कि भारत का उपनिवेशीकरण, चाहे वह कितना भी भयानक क्यों न हो, ब्रिटेन के लिए कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं था, बल्कि भारत का प्रशासन ब्रिटेन के लिए एक लागत थी। तो यह तथ्य कि साम्राज्य इतने लंबे समय तक कायम रहा, वह ब्रिटेन की उदारता का संकेत था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक का नया शोध, जिसे हाल ही में कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया गया है, इस कथा पर करारा प्रहार करता है। कर और व्यापार पर लगभग 2 शताब्दियों के विस्तृत आंकड़ों के आधार पर पटनायक ने गणना की कि 1765 से 1938 की अवधि के दौरान ब्रिटेन ने भारत से लगभग $45 ट्रिलियन की निकासी की। परिप्रेक्ष्य के लिए, $45 ट्रिलियन आज यूनाइटेड किंगडम के कुल वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद से 17 गुना अधिक है। Thank you everyone for watching. Please like and subscribe to support. Don't forget to comment your thoughts on the video.